Hello everyone. In 11th Commerce Economics lecture, we are currently doing chapter number 2, money, and some part we have already done. Let us start with page number 10. See what is written in definition of money. Money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time act as a measure and a store of value. ये है क्रॉथर का डेफिनेशन और वॉकर का डेफिनेशन बहुत ही इजी है. मनी इज व्हाट मनी डज. पैसा वही है जो पैसा करता है. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था और हमने एवोल्यूशन देखा मनी का. जस्ट लाइक यू कैन सी एनिमल मनी, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, कमोडिटी मनी, देन मेटालिक मनी, फिर मेटालिक कॉइन्स, मेटालिक पेपर, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी. सो वी हैव कंप्लीटेड टिल पेपर मनी. एक एक करके देख रहे हैं. देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको चार्ट दिया हुआ है. सबसे पहला किसका है, एनिमल मनी, नेक्स्ट कमोडिटी, नेक्स्ट मेटालिक मनी, देन मेटालिक कॉइन, देन पेपर, पेपर करेंसी, एंड देन वी हैव क्रेडिट कार्ड और बैंक मनी. तो एक एक करके अभी हम देखते हैं. पेपर मनी तक हमने फिनिश किया था. नाउ पॉइंट नंबर 6, बैंक मनी और क्रेडिट मनी. बैंक मनी और क्रेडिट मनी. So bank money refers to deposits which are in the form of cash saved by people. What is bank money? जो हमारी सेविंग है, जो पैसे आप बैंक में जाकर के जमा करते हो इन सेविंग अकाउंट, एंड ऑन डिमांड यू कैन यूटिलाइज दैट. दैट मीन्स व्हाट, जब आपको पैसे की जरूरत है आप बैंक में जा सकते हैं, अपने पैसे निकाल सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा और क्या रास्ता है, आप उन पैसों का इस्तेमाल चेक के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी. यही जो पैसा है वो क्या क्रिएट करता है, क्रेडिट मनी. दिस कैन बी विड्रॉएबल, दैट ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड. या आप निकाल सकते हैं पैसे या ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा. चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी. ये जो चेक हम देते हैं किसी को या किसी को डिमांड ड्राफ्ट बना करके देते हैं, क्या वो मनी होता है? नहीं, ये एक ऑर्डर है. क्या ये ऑर्डर, हम बैंक को ऑर्डर करते हैं कि हमारे बिहाफ में आप पेमेंट कीजिए हमारे अकाउंट से. ठीक है, बट अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. क्या बोला गया इसे, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल. जिसके थ्रू डिपॉजिट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको 10,000 रुपीज देना है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश मैं अगर आपको चेक बना के दूं तो ये क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. और जब वो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. सो क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ है. On the background of the global economy, cashless transaction gained importance, thereby giving rise to plastic money. और धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो हुई तो ट्रांजेक्शन्स कैशलेस होने लगी और प्लास्टिक मनी को बढ़ावा मिलने लगा. ठीक है, तो यहां से रेफरेंस आता है प्लास्टिक मनी का. तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ. कोई एक पर्टिकुलर मनी में क्या आ जा रहा है, लिमिटेशन, तो उस लिमिटेशन को क्रॉस करके हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना. मेटालिक मनी नहीं जमा तो मेटालिक कॉइन में आ गए. मेटालिक कॉइन हमें ज्यादा वेट महसूस होने लगा और कैरी करने में प्रॉब्लम होने लगा, तो हम पेपर मनी पे आ गए. अगेन पेपर मनी की भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया. तो पेपर मनी से हम कहां पर आ गए, बैंक मनी में. बैंक मनी में चेक का इस्तेमाल हो रहा है, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है ना, तो यहां पर शुरुआत होती है प्लास्टिक मनी की. प्लास्टिक मनी, plastic money is easy to use in transaction due to advanced technology. Debit card and credit card are used as plastic money. Already we know regarding this concept. Further,
innovation in smart transaction lead to the introduction of electronic money. तो प्लास्टिक मनी आने के बाद जहां पर एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसका इस्तेमाल हो रहा था और इनोवेशंस हुए और धीरे धीरे हम किस में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब ई वॉलेट्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाता है। Electronic money or e-money is a monetary value that is stored and transferred electronically through a variety of means, that is mobile phone, tablet, smart cards, computer, etc. It is backed by the central bank. इसको कहां से अथॉरिटी मिली? सेंट्रल बैंक से, मतलब जो हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वहां से इसको अथॉरिटी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर परचेसेस एंड ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। आपको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी कुछ भी परचेस करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं डिजिटल वॉलेट और ई वॉलेट आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं अमेजॉन पे, फोन पे, देन वी हैव गूगल पे। तो ऐसे बहुत सारे ई वॉलेट आपको पता है। यू शुड नो, इन्होंने क्या दिया है देखिए, लीगल टेंडर मनी, इट इज द मनी विच इज बैक्ड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन ट्रांजेक्शन बाय एनीबडी ऑन द ग्राउंड, ऑन एनी ग्राउंड। मतलब ये लीगल टेंडर है, मतलब सरकार द्वारा जारी किया गया है कि नहीं? अगर सरकार ने घोषित कर दिया कि ये अब लीगल टेंडर नहीं है, जैसे 2016 में हुआ था डीमोनेटाइजेशन, है ना, रात को 8:30 या 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी आ गए और कहने लगे, भाई और बहनों, अब ये जो 1000 और 500 का नोट है, अब ये लीगल टेंडर नहीं रहा, अब आप 1000 और 500 के नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उनका बोलने का मतलब क्या था? उनका बोलने का मतलब था कि वो लीगल टेंडर नहीं है कि नहीं? मतलब कैंसिल किया गया। तो जब तक कोई चीज लीगल टेंडर में होती है उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपीज है और आपने किसी को दिया और बोलेगा नहीं भाई हमको नहीं लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। गेटिंग इट? तो किसी को पेमेंट, अभी एक बार ऐसा ही हो गया, एक जो आप ही की उम्र का बच्चा रहेगा जिसका एज बिटवीन 12 टू 14 या 15 रहेगा, तो उसने कुछ अपने 4-5 साल के पॉकेट मनी से, उसके पास जो पॉकेट मनी जमा हो गया था 8,000 10,000 रुपीज जो भी था, 5 to 6 ईयर्स का जो पॉकेट मनी उसे मिलता था, उससे वो फ्रिज परचेस करने गया। क्या परचेस करने गया? फ्रिज। अभी फ्रिज परचेस क्यों कर रहा था? उसकी मॉम के लिए, उसको अपने मॉम को गिफ्ट देना था फ्रिज। अब वो जहां पर फ्रिज परचेस करने गया वो 10,000 रुपीज का क्या लेकर गया? कॉइन लेकर के गया। अभी कॉइन 10,000 रुपीज काउंट करने में ही कम से कम 6 से 8 घंटे चले गए। लेकिन ये क्या है? ये लीगल टेंडर है। क्या शॉपकीपर मना कर सकता है? नहीं नहीं भाई इतने सारे कॉइन हम नहीं लेंगे, ऐसा बोल सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो क्या है? लीगल टेंडर। यहां पर यही बताया, नो वन कैन रिफ्यूज टू टेक इट, नो वन कैन रिफ्यूज टू ट्रांजैक्ट। ठीक है? इन इंडिया ऑल कॉइन्स एंड करेंसीज नोट्स आर लीगल टेंडर मनी। तो जितने भी कॉइन है, जितने भी करेंसी है, ये सब क्या है? ये लीगल टेंडर मनी है। क्या है? लीगल टेंडर मनी। नंबर 2 या बी, नॉन लीगल टेंडर मनी। It is the money which is generally used by people in final payment, but there is no legal compulsion of acceptance. क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। It can be refused. Checks, bills of exchange are example of this money. It is also known as optional money. तो जैसे चेक होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, अगर इसका इस्तेमाल पेमेंट में करना है तो कर सकते हैं, इट्स एन ऑप्शनल मनी। सामने वाले को देखो, कभी कभी आप ऑप्शन देते हो, कैश में पे करूं या चेक से पे करूं, चलेगा क्या? है ना? तो कैश तो सबको चलता है, बट चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या होता है? ऑप्शनल मनी। ये लीगल टेंडर नहीं है। हर एक को आप
चेक नहीं दे सकते, सामने वाले से हमको क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है कि मैं चेक दूंगा तो चलेगा क्या, गेटिंग इट। तो इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ मनी। अभी देखिए, पैसा तो हम किसी को भी बना सकते थे और बनाया भी, है ना। हमने यहाँ पर जो पीछे चार्ट देखा, देखिए हमने एनिमल को पहले सोचा कि मनी की जैसे यूज करते हैं, है ना। फिर कुछ कमोडिटीज है उसको हमने मनी की जैसे यूज किया। तो ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मनी में जो एक परफेक्ट मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है। तो ऐसी क्वालिटी के लिए हम एक एक करके देखते हैं उसके फीचर्स, मतलब मनी में क्या होना चाहिए, मनी कैसे बेटर हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ मनी। तो मनी में सबसे पहला होना चाहिए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जनरली सबने एक्सेप्ट करना चाहिए, सब लोग रेडी होने चाहिए। जैसे देखो, क्या हम गोल्ड को मनी बना सकते हैं? यस बिल्कुल। किसी को भी गोल्ड देंगे तो कोई ना बोलेगा? आंसर इज नो। तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये क्या हो सकता है? जनरली एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन एनिमल, आंसर इज नो। हो सकता है सामने वाले को वो एनिमल नहीं चाहिए, तो क्या वो जनरली एक्सेप्टेबल है? नहीं। कमोडिटी, नहीं। कमोडिटी हो सकता है उसको चाहिए, हो सकता है उसको ना भी चाहिए हो। तो जनरली एक्सेप्टेबल अगर वो है तो हम उसे मनी बना सकते हैं। एनीथिंग विच इज यूज्ड एज मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पस। एक्सचेंज पर्पस के लिए किसी ने भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जनरली एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, देखिए दूसरा पार्ट क्या है। चलो, जनरली एक्सेप्टेबल है, क्या डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिविजिबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? जब आपको फ्रैक्शंस में या आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़े, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि अगर आपको एनिमल देना पड़ रहा है, क्या देना पड़ रहा है? एनिमल। आप एनिमल को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखते हैं। सपोज आपने रखा गोट, गोट को आपने क्या रखा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सामने से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 100 गनी बैग्स, या 100 किलोग्राम मैं ले लेता हूं, 100 किलोग्राम ऑफ राइस। आपको राइस चाहिए, राइट है। अभी आपने या सामने वाले ने प्राइस बताया कि भाई आपको अगर 100 किलोग्राम ऑफ राइस चाहिए तो आपको 2 गोट्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2 गोट्स। हमने बोला नहीं, हमको तो 100 नहीं, हमको 70 किलोग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 70। अब यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 गोट पे 100, तो 70 किलोग्राम पे कितनी गोट देनी पड़ेगी? तो वो जो गोट आ जाएगा वो डेसिमल में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 1.56 गोट। अब ये क्या ऐसे हम गोट को डिवाइड कर सकते हैं? क्या ये डिविजिबल है? आंसर इज नो, ये डिविजिबल नहीं है। गेटिंग इट? तो डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? डिविजिबिलिटी का। तो क्या गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन को डिवाइड किया जा सकता है? वहां पर भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका एक वैल्यू होता है ना। आज की तारीख में अगर 1 ग्राम का भी गोल्ड कॉइन है ना, 1 ग्राम का, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपीज, है ना, अगर 1 ग्राम का है तो 50,000। अगर मुझे किसी से 25,000 का कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है तो मैं क्या गोल्ड कॉइन को ब्रेक करके दूंगा हाफ हाफ? आंसर इज नो, इट इज नॉट डिविजिबल, है ना। So money should be easily divisible into smaller denomination to facilitate small transaction। तो छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है वो करने के लिए मनी ऐसा होना चाहिए कि उसको हम स्मॉलर डिनोमिनेशन में क्या कर सके? डिवाइड कर सके। गेटिंग इट? तो यहाँ पर जो हमारा गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन या एनिमल मनी, ये सब क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ओके, नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कि जो प्रोडक्ट हम रख रहे हैं मनी में, फॉर एग्जांपल हमने कोई कमोडिटी रखा, तो वो कमोडिटी कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब होता है
लॉन्ग लास्टिंग, जो ज्यादा समय तक चले, जिसको हम स्टोर करके रखें तो वो खराब ना हो। तो यहाँ पर सारे के सारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या ऐसी कोई वस्तु जो पेरिशेबल है, उसको हम मनी कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। ऐसे कमोडिटीज को नहीं कर सकते मनी कंसीडर। जैसे किसी ने बोला कोकोनट जो है, कोकोनट को हम लोग क्या करते हैं, एज अ मनी कंसीडर करते हैं। बट क्या कोकोनट लॉन्ग लास्टिंग होगा? नहीं। आफ्टर 15 डेज 1 मंथ कोकोनट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। क्या फ्रूट्स को रखा जा सकता? नहीं। आफ्टर ए वीक और 2 फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, दे गेट रॉटन, राइट। सो मनी should also possess the characteristic of durability। जो भी मनी आप कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ज्यादा समय तक चलना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on account of durability। अभी देखिए आज की तारीख में जो हम करेंसी नोट यूज करते हैं, कॉइन यूज करते हैं, वो सालों साल चल रहे हैं, है ना। 5 साल 10 साल तक वो चलते रहते हैं। करेंसी भी कब चेंज होता है, आफ्टर द पीरियड ऑफ 8 to 10 years, जब वहां पर फिर आरबीआई डिसीजन लेती है कि नहीं इसका जो क्वालिटी है वो बहुत खराब हो गया है, तो उसको स्क्रैप करके नई करेंसी प्रिंट किया जाता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 to 5 years 6 year तक सेम करेंसी मार्केट में रोल होती रहती है। ओके। पॉइंट नंबर 4, cognizability। what does it mean? Money must be easily recognized। पैसा ऐसा होना चाहिए जिसे आप पहचान सको, नहीं तो क्या होगा, लोग डुप्लीकेट करेंसी प्रिंट करके दे देंगे, है ना। बीच में मैं एक वीडियो देख रहा था कि कोई बता रहा था कि किसी रिक्शा वाले ने उसको 20 रुपीज का नोट दिया और वो उस पे लिखा था भारतीय बच्चों का बैंक, है कि नहीं। चिल्ड्रंस बैंक होना क्या चाहिए था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा कोई नकली करेंसी प्रिंट करके दे दे और आप उसमें बेवकूफ बन जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखते ही पता चले, उसको टच करते ही पता चले, उसका पेपर की क्वालिटी पता चले, ठीक है। इट शुड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन। उसमें डिस्टिंक्शन कर सके ऐसे मार्किंग होनी चाहिए। आप देखो बैंक में विजिट करेंगे तो आपको बताया जाता है 500 रुपीज नोट की क्वालिटी क्या है, 2000 रुपीज नोट की क्वालिटी क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, कैसे पहचाने, ये सब आपको वहां पर गाइड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? सो दैट इट शुड बी कॉग्निजेबल। क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल, राइट। तो मनी ऐसा हो जो इजिली यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन डिस्टिंक्ट। पॉइंट नंबर 5, पोर्टेबिलिटी। बोलिए, सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? पोर्टेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबिलिटी? सो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इजीली यू कैन कैरी। जैसे लैपटॉप पोर्टेबल होता है, क्या डेस्कटॉप पीसी पोर्टेबल होता है? आंसर इज नो, है ना। जैसे एक हार्ड डिस्क होता है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, यू कैन कैरी इट, तो एक जगह से दूसरी जगह इजीली यू कैन टेक इट। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसपोर्ट। सो मनी कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी। एक्सपेंसेस एंड इनकन्वीनियंस, मतलब उसको लाने ले जाने में कोई खर्च भी नहीं होना चाहिए। तो सोचो, पहले एनिमल्स को मनी बनाया गया था, तो क्या एनिमल्स को प्रॉपरली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते थे? आंसर इज नो, ठीक है ना। कमोडिटी, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी हमें देना है। फॉर एग्जांपल, हम कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसके किसके बदले में, 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट के बदले में मुझे 70 किलोग्राम ऑफ राइस मिल रहा है। तो इसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा यहां से यहां पर, और इसको यहां से यहां पर, है ना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या ट्रांसपोर्ट में खर्च नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहां पर मनी कैसा होना चाहिए, विदाउट एनी डिफिकल्टी यू कैन कैरी इट, एंड एक्सपेंसेस और इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में एनिमल मनी, कमोडिटी मनी क्या हो जाता है,
इनकन्वीनियंट होता है। कैसा होता है? इनकन्वीनियंट। और आज की तारीख में तो देखो, जो मेटालिक मनी होता है, अगर आपको हैवी पेमेंट करना पड़े, 5000 10,000 रुपीज आपको कॉइन्स में पे करना पड़े, तो कैरी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इवन 1000 रुपीज आप कैरी करके लेके जाओगे तो 1.5 to 2 kgs वो हो जाएगा, है ना। 2 किलो तक आप वजन उठा करके लेके जाएंगे, कॉइन्स चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इजी टू पोर्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, 2000 रुपीज का करेंसी नोट निकाल दिया, है कि नहीं, ताकि हमें ज्यादा कैरी ना करना पड़े। तो सबसे बेस्ट अब आज की तारीख में क्या हो गया है? प्लास्टिक मनी और ई वॉलेट। मोबाइल में ही आपके पैसे हैं, आपको जहां पेमेंट करना है, आप स्मॉल से स्मॉल अमाउंट आप क्या कर सकते हो? ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। जो करेंसी नोट होता है उसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? इट शुड बी सिमिलर। इट शुड बी सिमिलर मतलब एक करेंसी दूसरे करेंसी से मैच तो होनी चाहिए। अगर मेरे पास जो 2000 रुपीज का नोट है वो येलो कलर का है और आपके पास जो 2000 रुपीज का नोट है वो पिंक कलर का है, चलेगा क्या? नहीं। सामने वाले को डाउट होगा, अरे येलो कलर की करेंसी कहां से आ गई 2000 में, है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए? होमोजेनिटी, सेम होना चाहिए। मेरे पास 2000 रुपीज का जो नोट है, अगर वो A4 साइज का बड़ा पेपर हो, आपके फुल्सके पेपर जैसा, है ना, 2000 रुपीज का नोट, कोई लेगा? बोलेगा अरे ये तो ऐसा कैसा करेंसी, आपने घर में छापा है क्या मनी, है कि नहीं। तो जो भी करेंसी आप प्रिंट कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए? होमोजेनिटी होना चाहिए। मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। उसका फीचर्स कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, राइट। नंबर 7, स्टेबिलिटी। मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। मनी जो भी होगा, जैसे कमोडिटी, कमोडिटी का क्या होता है प्रॉब्लम? अगर कमोडिटी को हम मनी बनाए, फॉर एग्जांपल मैंने ऑरेंजेस को मनी बनाया या मैंने एप्पल को मनी बनाया, तो क्या होगा? क्या एप्पल का हमेशा वैल्यू स्टेबल होता है? आंसर इज नो। सीजन जब अच्छा होता है तो एप्पल का प्राइस कम हो जाता है, जब आउट ऑफ सीजन होगा तो एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे जिसमें प्राइस में वेरिएशन आ रहा है, जिसके वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है, क्या उसको हम मनी बना सकते हैं? आंसर इज नो, ठीक है ना। तो मनी कैसा होना चाहिए? एक स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू वाला आइटम ही हम मनी कंसीडर कर सकते हैं। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। These goods can be sold and purchased in future as per requirement। और इन गुड्स को फ्यूचर में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो मनी कैसा होना चाहिए? मनी स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू का होना चाहिए, जिसमें ज्यादा वेरिएशन ना हो, ज्यादा चेंजेस ना हो। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या काम करता है? मनी कैसे यूजफुल है आपके लिए? तो उसके कुछ फंक्शंस में हमने कैटेगरीज बना दी। कैटेगरी ए, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मनी का पहला काम क्या है? मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यही तो काम है, इसके लिए तो मनी को बनाया गया कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसा काम आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनी कमोडिटी कैन बी परचेस्ड और सोल्ड फॉर मनी। तो ये जनरली एक्सेप्टेबल है, तो कोई भी कमोडिटी आप परचेस कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का एक माध्यम बन जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी ऐसी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं मॉनिटरी बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मॉनिटरी बेसिस पे, है कि नहीं, जो पहले पॉसिबल हो पाता नहीं था। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी एनेबल टू कंपेयर द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। आज मनी है तो आप एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी से कंपेयर कर पा रहे हो। अगर मनी नहीं होता तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाते थे, या कंपैरिजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था।
different currencies are used to express the value of commodity in different countries. तो अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. कौन सी करेंसी? जैसे इंडिया में रुपी, यूएसए में डॉलर, यूके में पाउंड, येन इन जापान, जापान में येन चलता है, चाइना में चाइनीज डॉलर, फिर कहीं पर उसका नाम यूरो हो सकता है, यूरो भी अपने आप में एक करेंसी है ना, ब्रिटिश पाउंड, डीराम, दीनार, ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे, है कि नहीं. इनकम and expenditure of all kinds, assets and liabilities are stated in terms of money as a unit of account. तो कहीं पर भी कुछ कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट ऑफ अकाउंट क्या लेते हैं? चाहे वो असेट हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे इनकम हो या एक्सपेंडिचर, हम उसको मॉनिटरी वैल्यू देते हैं. क्या देते हैं? मॉनिटरी वैल्यू. ठीक है. तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करें, उसे कंपेयर करें, किसी भी इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट और लायबिलिटी को उसका यूनिट ऑफ अकाउंट मनी बना दें, ताकि वो इजीली कंपेयर हो सके, कैलकुलेट हो सके. तो ये दो मेन क्या है? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? व्हाट इज देयर इन सेकेंडरी फंक्शन? स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट. कौन सा? स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट. आपने आज प्राइस तय कर लिया, आप बोलेंगे पैसा मैं 2 हफ्ते के बाद देता हूं, तो भाई 2 हफ्ते के बाद दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन वाज इजी, बट इट्स रीपेमेंट वाज डिफिकल्ट. बार्टर सिस्टम में अगर आपको लोन लेना है, तो सपोज आपने किसी से क्या कर लिया, कुछ कमोडिटी है, जैसे आपने फ्रूट्स जो है ना, किसी से एप्पल जो था, आपने 50 किलोग्राम ऑफ एप्पल किसी से लोन लिया. क्या लिया? लोन लिया. अब आपको उसको रीपे करना है आफ्टर 4 मंथ. तो उस टाइम पे एप्पल का सीजन भी तो होना चाहिए, अदरवाइज एप्पल क्या हो जाएंगे? कॉस्टली हो जाएंगे. तो रीपेमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है. किसमें? वी आर टॉकिंग अबाउट बार्टर सिस्टम. विच सिस्टम? बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम में लोन लेना आसान है, बट रीपे करना मुश्किल है. ठीक है. बिकॉज लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल एटसेट्रा. मनी हैज ओवरकम दिस डिफिकल्टी. और मनी ने क्या किया? ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया. पेमेंट टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट. तो जो हमें बाद में रीपे करना है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट. बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम, मनी मेक्स बोरोविंग एंड लेंडिंग इजी. तो पैसे की वजह से बोरोविंग इजी हो जाता है, लोन लेना आसान हो जाता है, और रीपे करना भी आसान हो जाता है. आप किसी को आसानी से लोन दे भी सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं, उसका रीपेमेंट भी इजीली कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक फायदा हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. नंबर 2, स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब अगर आप मनी को स्टोर करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपीस है और मैंने इसका फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उस पर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. मतलब स्टोर करके रखने पे भी मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है कि नहीं? मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट in the present but also make provision for satisfaction of wants in future. मतलब आप उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो. आज से आने वाले 10 साल के बाद आपको अगर कोई खर्चा आने वाला है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे जमा करते हैं, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है. आगे आने वाले 10-15 साल में जो पैसे जमा होंगे उससे वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है. फिर उनके मैरिज लाइफ है, उसमें वो पैसे खर्च कर सकते हैं, या बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस में पैसे. तो आज से ही उसको क्या करते हैं? हम कमोडिटीज को जमा करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये पैसे का क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेविंग. सेविंग की वजह से पॉसिबल हो रहा है. लॉर्ड जेएम केन्स ये बताते हैं, मनी इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. देखो मनी क्या है? ये प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक कड़ी है, एक लिंक है. पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मनी इनेबल्स transfer of value from one person to another and from one place to another. तो क्या होता है?
पैसे की वजह से आप जो वैल्यू है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे रियल एसेट, लाइक अभी रियल एसेट क्या होता है? बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चरल लैंड, ये सबको भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब उसका ओनरशिप आप परचेज या सेल कर सकते हैं, एटसेट्रा। कैन बी सोल्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी परचेज एट अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी की वजह से आप क्या कर सकते हो? आपको, आप सपोज इंडिया में आपका कोई फार्म हाउस है और आप बैठे हो कहां पर? इंग्लैंड में बैठे हो। इंग्लैंड में बैठे बैठे आप इंडिया का प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि पैसा तो कहीं से भी ट्रांजेक्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये क्या देखा हमने? फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो पॉइंट था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट। और सेकेंडरी फंक्शन में तीन पॉइंट था। पॉइंट नंबर वन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। पॉइंट नंबर टू, स्टोर ऑफ वैल्यू। पॉइंट नंबर थ्री, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स सी पॉइंट, कंटिजेंट फंक्शन। अब ये फंक्शन ऑफ मनी का सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है ना। जो हेडिंग था उसका थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मनी में कंटिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनली, in the modern period money plays an important role almost in all economic transaction। सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में पैसे का एक अहम रोल है। तो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो मॉनेटरी बेसिस पे ही करते हैं, आप कमोडिटी बेसिस पे नहीं करते हो। नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। तो मॉनेटरी टर्म्स में आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो। और एक देश का जो नेशनल इनकम है वो दूसरे देश के साथ कंपेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग मॉनेटरी कैलकुलेशन करते हैं। सबका टर्म्स किस में होता है? मॉनेटरी वैल्यूएशन में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक बार हमने इसके ऊपर बात की है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमको जरूरत पड़ती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर, लैंड, ये क्या है? ये सब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या पे करना पड़ता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें पे करना पड़ता है, लैंड को क्या पे करेंगे? लैंड को पे करेंगे रेंट। लेबर को क्या पे करेंगे? लेबर को पे करेंगे वेजेस। कैपिटल को क्या पे करेंगे? कैपिटल को पे करेंगे इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? एंटरप्रेन्योर को देंगे प्रॉफिट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? फैक्टर प्राइसिंग। तो ये मॉनेटरी रिवॉर्ड इनको मिलता है। क्या मिलता है? मॉनेटरी रिवॉर्ड। गेटिंग इट? तो यहाँ पर ये सारी चीजें किस में काउंट होती है? मॉनेटरी वैल्यू में काउंट होती है। सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज डन इन मॉनेटरी टर्म। बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी। कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट create sorry commercial bank create credit money on the basis of primary deposits. Money provides a liquid base for creation of credit money। अब यहां पर क्या है? क्रेडिट मनी की बात करें। किसकी बात करें? क्रेडिट मनी। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो आप। व्हाट इज क्रेडिट मनी? when we talk about credit money, so at that point of time बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में समझिए। फॉर एग्जाम्पल we have some banks, suppose we have these three banks,
ठीक है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, ये 3 बैंक्स हमारे पास है, राइट। अब ये जो 3 बैंक है, बैंक ए बी सी, सपोज यहां पर एक पर्सन है, ये है डिपॉजिटर। कौन है? डिपॉजिटर। इस डिपॉजिटर ने क्या किया? डिपॉजिट किया 1 लाख रुपीस बैंक ए में। कितना डिपॉजिट किया? 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किया। अभी ये 1 लाख रुपीस कैसा है? ये 1 लाख रुपीस डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब ये हमारा जो डिपॉजिटर है बोलता है जब भी मेरे को पैसे की जरूरत होगी ना, मैं आके पैसा निकाल लूंगा। बैंक वाला बोलता है ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैंक वाले ने क्या किया? कुछ अमाउंट 1 लाख रुपीस में से क्या किया? रिजर्व किया। सपोज उसने इसमें से 20,000 रुपीज क्या किया? रिजर्व किया। और बाकी का जो 80,000 है ना, वो उसने क्या कर दिया? बैंक बी को एज अ लोन दे दिया। क्या दे दिया? लोन। अभी बैंक बी के पास कितना आ गया? 80,000। अभी बैंक बी ने भी वैसा किया, उसमें से सपोज उसने 20,000 अपने पास रखा रिटेन करके, ताकि कभी वो मांगने आ जाए तो उसको देना पड़े। और बाकी का जो है 60,000 उसने क्या किया? लोन दे दिया बैंक सी को। सी के पास अभी कितना आ गया? 60,000। अभी इसने भी क्या किया? सी ने 20,000 अपने पास रखा और उसमें से 40,000 जो है वो क्या कर दिया? किसी जरूरतमंद जो पार्टी है ना, कोई भी एक पर्सन होगा, सपोज ये जो है इनको दे दिया, मिस्टर शर्मा। ये कौन है? बोरोवर। ये बोरोवर है, ठीक है। अभी इनके पास कितना पैसा इन्होंने लिया? इन्होंने लिया 40,000, बराबर है। तो एक्चुअली देखो, अमाउंट था कितना? 1 लाख रुपीस था। अमाउंट था कितना? 1 लाख। और ट्रांजेक्शन अगर आप काउंट करोगे तो यहां पर टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 80,000 ये है, 60,000 ये है, और 40,000 ये है ना। ये सबका अगर हम टोटल करेंगे तो ये मनी कितना रोल हो रहा है? 100। 100 मतलब 1 लाख, ठीक है, प्लस 80,000 प्लस 60,000 और प्लस 40,000, सो 2,80,000। तो देखने के लिए था 1 लाख, बट एक्चुअली मार्केट में कितना रोल हो रहा है? मार्केट में रोल हो रहा है 2,80,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 1,80,000 है, ये जो एक्स्ट्रा 1,80,000 है, ये पैसा कहां से आया? ये बैंकिंग सिस्टम से क्रिएट हुआ। किससे क्रिएट हुआ? बैंकिंग सिस्टम से क्रिएट हुआ, है कि नहीं। तो ये जो अमाउंट है इसको हम लोग क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। गेटिंग इट? सो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। जो पहला डिपॉजिट मिला उसके बेसिस पे क्या होता है? वो पैसा रोल होते रहता है। मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी क्रिएट करने में एक क्या मिलता है यहाँ पर? लिक्विड बेस। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है?
एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश उसे बोलते हैं लिक्विड, द्रव्य, ठीक है ना। लिक्विड को हिंदी में क्या बोला जाता है? द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब क्या होता है? यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ। किसके बारे में बात करें? ऐसा वेल्थ जो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मनी में, इजीली, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गोल्ड है। क्या है? आपके पास गोल्ड है। क्या आप गोल्ड को अभी का अभी तुरंत सेल कर सकते हो? आंसर यस, कोई भी ले लेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट। क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट। जैसे आपके पास डायमंड है, सिल्वर है, प्रीशियस स्टोन है, क्या आप उसको बेचेंगे तो तुरंत बिक जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन आपके पास कुछ स्टॉक है, कुछ रॉ मटेरियल है, आप उसको बेचेंगे तो तुरंत बिकेगा नहीं, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट अ मंथ ऑफ टाइम, है ना, 1 महीने का टाइम तो लगेगा ही। तो क्या हो गया? वो लिक्विड नहीं है। लेकिन मनी की वजह से क्या होता है? हमें लिक्विडिटी मिलती है। क्या मिलती है? लिक्विडिटी। ऑलमोस्ट many of the asset due to the significance of money they became liquid, है ना। money is called the most liquid asset, और money खुद में क्या है? एक liquid asset है। money can be easily converted into any asset। आप पैसे को कन्वर्ट किसी भी asset में कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी खरीद सकते हैं। and any asset can be converted into money, और कोई भी asset को बेच करके पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। for example, a person can purchase gold and if he want he can sell it and purchase government bond securities। तो उसको चाहिए तो गोल्ड खरीद ले, उसको बेच करके वो पैसा ले, फिर वो दूसरी सिक्योरिटीज परचेस कर ले, शेयर परचेस कर ले, बॉन्ड परचेस कर ले, उसकी मर्जी। मतलब ये क्या है? मनी इज दी मोस्ट लिक्विड एसेट। कभी भी आप बेच करके कोई भी एसेट एक्वायर कर सकते हो, और कोई भी एसेट सेल करके आप मनी एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। नंबर 4, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो का मतलब हो जाता है बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे जब हम जांच करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको मैक्रो लेवल बोलते हैं, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, और टोटल सेविंग्स, then we have total investment etc can be easily estimated in term monetary terms। तो आप जैसे बात करते हैं नेशनल इनकम की, है ना, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सबका जो कैलकुलेशन होता है वो मॉनिटरी बेसिस पे होता है। तो मॉनिटरी बेसिस पे इजीली आप उसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। इट आल्सो फैसिलिटेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो बजट में भी क्या करता है? फैसिलिटेट करता है कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कितना करना चाहिए, कितना हुआ है, कितने और जगह से टैक्स आना बाकी है, क्योंकि हम मॉनिटरी वैल्यू सबका डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, तो मैक्रो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल है, जस्ट लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू किया जा सकता है। तो ये एक थर्ड फंक्शन हमें देखने को मिला, ए बी एंड सी, ये तीनों हमने कवर किया, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी इज नॉट दैट मनी विच इज पेंटेड विद ब्लैक पेंट, ठीक है। व्हाट इज ब्लैक मनी? एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड नो सॉरी एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ऐसा पैसा जो कैश में डीलिंग हुआ है, जिसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, या जिसपे टैक्स पे नहीं हुआ है, ऐसे पैसे को क्या बोला जाता है? ब्लैक मनी बोला जाता है। ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम, मतलब ऐसा इनकम आपने जनरेट किया जिसपे आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। भले आपने वो लीगल मीन से कमाया होगा, लेकिन आपने टैक्स नहीं पे किया, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक मनी बोलेंगे, है ना। भले आपने ईमानदारी का काम करके वो पैसा कमाया, लेकिन ईमानदारी से टैक्स भी तो भरना चाहिए। तो अगर आपने उस पर टैक्स नहीं भरा है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स इवेडेड इनकम। कैसा इनकम? टैक्स इवेडेड इनकम, दैट इनकम इज नोन एज ब्लैक मनी, ठीक है। तो वो लीगल मीन से भी हो सकता है, इलीगल मीन से भी हो सकता है। ब्लैक मनी एनकरेजेस इलीगल एक्टिविटी, और इसकी वजह से इलीगल एक्टिविटी ज्यादा होती है, गैर कानूनी
जो एक्टिविटीज ज्यादा होती है, सच एज करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब घूसखोरी, है ना, हम लोग अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, चाय पानी, है ना, कुछ खर्चा पानी, ये सब की जो बात करते हैं, ये सब क्या है, ब्राइबरी। ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करना, स्टॉक को होल्ड करके रखना, ये सब एक्टिविटीज ब्लैक मनी की वजह से आता है। दिस क्रिएट्स ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती, उसमें रुकावटें आती हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की वजह से एक सोशल इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, राइट। टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल्स विच मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत सारी कंट्रीज करती हैं। तो ऐसा लॉ में भी लिखा है कि एवरी आफ्टर 10 और 12 ईयर्स हमें अपनी करेंसी को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, मतलब ओल्ड करेंसी को बैन करके न्यू करेंसी लॉन्च करनी चाहिए, ताकि जिन्होंने ब्लैक करेंसी जमा करके रखी है ना, वो क्या हो जाए, वैल्यूलेस हो जाए। ठीक है, तो जो 2016 में हमने देखा था, ये क्या था, डीमोनेटाइजेशन। ओके एवरीवन, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ये एक तरीका अपनाया गया था। सो हमने पैसे के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, मनी का फंक्शन क्या होता है, मनी का क्वालिटीज क्या होता है। तो इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर नंबर 2 ये फिनिश किया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।